कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज, जिसमें सबसे पहले हमने किया था व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. देन वी स्टडी बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ banks like commercial banks, reserve bank, cooperative banks. Now functions of commercial banks. Functions of commercial bank. First is acceptance of deposits. What do you mean by acceptance of deposits? Yes, acceptance of deposit means बैंक्स जो है हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एज अ बोरोर. ठीक है, एज अ बोरोर दे बोरो. ठीक है ना, हमारे पास जो भी सेविंग्स होती है वो हम अपनी कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं? थ्रू बैंक्स. ज्यादातर हमारे सेविंग अकाउंट से, हमारे करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाते हैं, यही एज अ पार्ट ऑफ जो डिपॉजिट्स है हम बैंक्स को देते हैं. सेविंग्स जो है वो कह सकते हैं पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स कर सकता है, ठीक है, हाउस होल्ड्स की सेविंग्स हो सकती है. और बैंक उनके बदले हमें क्या देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है ना, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो हमें पे करता है. ठीक है ना. देन हम कह सकते हैं सब, अगर हम अलग अलग बात करें तो सब पे अलग अलग टाइप की आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. सिर्फ अगर हम सिंपल फंक्शंस में देखें कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स. ठीक है, और वही एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ये आगे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. क्लियर? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. सेकंड क्या आ जाएगा हमारा? लैंडिंग ऑफ फंड्स. लैंडिंग ऑफ फंड्स हमसे तो एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट्स, फिक्स अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट्स, पर लैंडिंग ऑफ फंड्स भी करते हैं, मींस हमें लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं. जब भी हम कह सकते हैं वेन एवर हमें लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडवांसेस की जरूरत होती है, तो वही जो डिपॉजिट्स हमने कर रखा होता है वो हमें एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं, लेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में हमें दे पे करते हैं, कैश क्रेडिट की फॉर्म में हमें पे करते हैं. ये हमने सारे आगे पढ़े हुए हैं. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ट्रेड बिल्स, टर्म लोन्स की फॉर्म में हमें पे करते हैं, या किसी भी तरह के एडवांसेस में. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं बैंक कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो गोइंग ऑन रहेगी. ठीक है ना, सारी बिजनेस एक्टिविटीज. थर्ड आ जाएगा चेक फैसिलिटीज भी देते हैं. बैंक्स जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो फॉर कस्टमर्स हम कह सकते हैं बाय कोलेक्टिंग देयर चेक्स. आपने अकाउंट्स में भी किया है, चेक्स के बारे में सारा पढ़ा है. तो वो कौन इशू करता है? बैंक्स करते हैं. ठीक है ना. ये एक कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वी कैन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. चेक जो देना एक बहुत ही सस्ता है. अपना किसी को भी आपने पेमेंट करनी है आप चेक दे सकते हो. चेक बियरर चेक, क्रॉस चेक, ये सारे नेम्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स देते हैं. रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मीनिंग क्या है? वेन एवर हमें फंड्स की जरूरत होती है, हमारी जो भी पेमेंट्स हैं उनको भी ये कवर अप करते हैं. मींस कॉमर्शियल बैंक्स का काम है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कभी भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ फंड्स करने के लिए एक नॉमिनल से जो चार्जेस है वो बैंक आपसे लेते हैं. ठीक है ना. जैसे आपने देखा होगा ड्रॉई ड्रॉई के केस में था, ड्रॉयर और ड्रॉई के केस में उसने बीआर उसको दिया, उसने आगे दे दिया, किसी तीसरे ने विड्रॉ कर लिया, तो ये सब चलता है. तो जो भी रेमिटेंस मींस फैसिलिटीज देते हैं ट्रांसफर. अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे किसी के बैंक में पैसा ट्रांसफर करने हैं तो मैं इजीली कर सकती हूँ बैंक के थ्रू. क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा अलाइड सर्विसेज देते हैं. अलाइड मतलब इसके अलावा भी काफी सर्विसेज देते हैं. लाइक हमारी कोई भी बिल के पेमेंट्स हैं वो करके देते हैं हमें. ठीक है ना. कोई लॉकर की फैसिलिटीज है वो भी बैंक हमें देते हैं.
अंडरराइटिंग सर्विसेज है, हमारे लिए डिविडेंड की पेमेंट है, हमारे इंश्योरेंस के पैसे मतलब पेमेंट्स है, वो सारे भी जो है कौन पे करता है? बैंक करता है। तो बैंक से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज भी लेते हैं, बिजनेसमैन खासकर लेते हैं, उसके पीछे वो नॉमिनल सी फीस पे करते हैं, ठीक है ना। आजकल हम बैंक के थ्रू कितनी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं ऑनलाइन भी, तो ये सारा बैंक के थ्रू होता है। क्लियर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कह लो, पर्सनल सर्विसेज कह लो, मैंने अभी सारा बता दिया। तो ये भी मींस फर्स्ट हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेकंड हो गया लैंडिंग ऑफ फंड्स, थर्ड हो गया था हमारा अदर रेमिटेंस ऑफ फंड्स, अलाइड सर्विसेज, ठीक है, और एक रह गया चेक की फैसिलिटीज। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ बैंक। नेक्स्ट आ जाता है ई बैंकिंग। क्लियर? एनी डाउट? यस स्टूडेंट्स, यस और नो? अखिलेश, मनप्रीत, नो मैम। नो मैम। मनप्रीत क्लियर? यस मैम क्लियर। वानी, आप अगर यस नो नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा? नहीं, मुझे चैट में नहीं लिख के दो, आप मुझे बोल के बताया करो, मैं आपकी चैट नहीं वहां पढ़ूंगी ऊपर। मनप्रीत, अर्शप्रीत, यस मैम। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू, आजकल हम मोबाइल बैंकिंग भी कह सकते हैं, उसके थ्रू करते हैं, उसे ई बैंकिंग कहते हैं। मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मीन क्या है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, by many banks in which customer is allowed to conduct banking transactions over the internet। इंटरनेट के थ्रू जब भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम किसके थ्रू कर सकते हैं? अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो कस्टमर ने क्या करनी है? ये सारी जो भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस अपनी बैंकिंग से रिलेटेड, लाइक चेकिंग अकाउंट्स हो गए, लोन के लिए अप्लाई करना, बिल्स पे करना, तो उसके लिए वो सब आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर देता है, जिससे क्या वेरी मिनिमम, जैसे अभी हमने बोली, कॉस्ट लगती है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है ऑनलाइन बैंकिंग करना, ठीक है। और ये सर्विसेज में देख लीजिए, एटीएम है, एनईएफटी है, पीओएस है, ये आपके सारे आरटीजीएस है, हम करवाते हैं, एनईएफटी है, ठीक है, जो भी ट्रांसफर करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें बेनिफिट्स। जो इंटरनेट बैंकिंग है, हम कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट तो यही आ जाएगा, 24 आवर्स 365 डेज वी कैन से सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, फेयर डीलिंग होती है, ठीक है। कस्टमर जो है वो कहीं भी किसी प्लेस पे भी बैठा कभी भी ऑनलाइन वर्क कर सकता है, चाहे वो घर में है चाहे वो ट्रेवलिंग कर रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है। क्यों? क्योंकि सारी जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो है वो सेट हो जाती है, उसमें सेव हो जाती है। और इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, इसमें लेस रिस्क फैक्टर है, और कस्टमर को
कैश भी लेके ट्रेवल नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अपने कार्ड्स के थ्रू वो पेमेंट कर देते हैं, तो ट्रेवलिंग में या वैसे भी कैश बोरो करके ले जाना, अपना उठा के ले जाना, वो इजी हो गया। ये देखिए ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा गुड्स सर्विसेज, या कैश में देंगे या डिजिटल पेमेंट करेंगे। डिजिटल करेंगे तो आजकल प्लास्टिक है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, या ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे तो फिर वही इनके थ्रू करेंगे। ये सारे नेम्स अभी हमने करे, भीम ऐप है, मोबाइल है, प्रीपेड कार्ड्स बने हुए आजकल, एटीएम है, यूपीआई है, ये सारे अपने डिजिटल पेमेंट्स के पड़े हुए। तो इसका बेनिफिट क्या आ जाता है एक तरह का, हम कहें एक तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलता है, अनलिमिटेड नेटवर्क्स हो जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो काफी है इसके। अगर हम बात करें ई बैंकिंग के बेनिफिट्स बैंक को क्या है, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देते हैं, ठीक है, टू दी बैंक्स। और नेटवर्क ऑफ बैंक्स है वो लिमिटेड नहीं है, तो उनकी कितनी ब्रांचेस हैं जो दूर दूर होती हैं, तो ऑनलाइन करने से इनको एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाती है करने को, और जितना भी लोड है ब्रांचेस का वो भी सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट? यस, वानी, उदय, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपने सिर्फ मेनली प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है। प्रिंसिपल्स जो है हमारे इंश्योरेंस के, ठीक है, प्रिंसिपल्स और इंश्योरेंस ही करना है हमने। फर्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ। अब प्रिंसिपल्स पे हमने पूरा अपना प्रोजेक्ट भी बनाया है, तो कौन मुझे प्रिंसिपल बताएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल, अब एक एक करके बताना है। अखिलेश, जिसने नहीं बताया मैं उसको रिमूव कर दूंगी और उसका नेम मैम को दे दूंगी, प्रिंसिपल मैम को, फिर अपने आप अटेंड करना। चलिए अखिलेश बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ। हरी अप। हाँ जी, जिसको आता है वो बताइए, एटमोस्ट गुड फेथ, हरी अप। Ma'am, according to this principle, इसमें the insured and insurer must disclose all the material facts to each other. हाँ जी, बस खत्म, एक लाइन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है प्रिंसिपल्स पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। कौन सी पार्टीज होती है? टू इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, विच फाउंड क्या दिखाएंगे एक दूसरे पे? गुड फेथ दिखाएंगे टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना। मीन्स इन दिस प्रिंसिपल वो डिस्क्लोज कर देंगे ईच एंड एवरी फैक्ट और मटेरियल, ठीक है, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंश्योर्ड। और इन केस फेलियर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसको एग्जाम्पल देके बताइए। चलिए एग्जाम्पल देके बताइए। अखिलेश, आपको नहीं आते ये प्रिंसिपल्स? बताइए मनप्रीत, एग्जाम्पल देके अटमोस्ट गुड फेथ का क्या एग्जाम्पल बनेगा? मैम सपोज एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उसने ये चीज हाइड की है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो अगर वो किसी भी सपोज हार्ट अटैक से अगर उसकी डेथ होती है तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मटेरियल फैक्ट को हाइड किया। बिल्कुल ठीक है। मीन्स उसको जो भी अपना प्रॉब्लम है वो मटेरियल फैक्ट जो भी है वो पहले ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो छुपाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? विनय, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। The insured must have insurable interest
इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। मतलब क्या है इसका कि जो भी इंश्योरेंस करवाएगा उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। मैं इंश्योरेंस करवाऊंगी तो मैं किसका करवाऊंगी? ऑब्वियस अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स का करवाऊंगी। तो जब भी आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है इट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पर इट इज नॉट नेसेसरी इंश्योर्ड मस्ट हैव सेम लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, कि जब इंश्योरेंस खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हस्बैंड का करवाया, ठीक है, पर कुछ साल बाद हो सकता है नहीं बनी, तो फिर जो मनी मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सारी इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे की है। तो जब हम लेते हैं उस समय हमारा जो इंटरेस्ट है उनके साथ बना होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि जब बाद में होगा तो वो तब भी हो। फिर आ जाएगा थर्ड, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल। लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल काम ही नहीं करता। ये कौन से प्रिंसिपल में उसमें काम करता है? फायर और मैरीन इंश्योरेंस में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये क्या है, इन केस लॉस होगा तो सेम हमें दे दिया जाएगा लॉस इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मींस हमें कंपनसेशन मिल जाएगा कुछ भी होता है तो। मींस एक पर्सन ने अपने हाउस को इंश्योर करवाया अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख, पर फायर लगी 60% एरिया में, यानी कि 60,000 का उसको नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना पे करेगी? ओनली 60,000। क्लियर? यस क्लियर, यस और नो? यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का प्रिंसिपल कौन बताएगा? प्रॉक्सिमेट कॉज, कॉज मींस जो कारण है उसी पे ही इंश्योरेंस मिलेगी। अगर किसी दूसरे कारण से आपको लॉस हुआ, किसी दूसरे कॉजेस की वजह से आपको लॉस हुआ, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इंश्योरर है इज लाइबल फॉर द लॉस ओनली इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द सेम रीजन। अगर सेम रीजन आपने लिखवाया था और उसी से लॉस हुआ है तो ही आपको जो लॉस है वो मिलेगा। इफ लॉस अकर विद 2 और मोर अदर रीजंस, अगर कोई 2-3 और रीजंस की वजह से मिला है तो आपको वो लॉस कवर अप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने शिप पे करवाया कि अगर रैट से, चूहों से, रैट से अगर मेरे जो है सामान को खराब होगा तो मुझे इंश्योरेंस करवानी है। पर अगर रैट से ना होकर किसी दूसरी वजह से मेरे उस पे प्रॉब्लम आई और मुझे नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब है आपको एक पर्टिकुलर रीजन देना पड़ेगा। अगर उसी रीजन से हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर हम बात करें, द इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। इंश्योरर की बात कर रहे हैं, ही गेट्स ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस टू द इंश्योर्ड। मींस अगर आपको इंश्योरेंस करवाया और आपका लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सारा लॉस पे कर दिया, लेकिन उसके बाद उस सामान से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो किसके पास जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार का एग्जाम्पल। हमारी कार जो है चोरी हो गई, ठीक है, तो इंश्योरेंस करवा रखी थी, हमें सारा कंपनसेशन मिल गया,
लेकिन बाद में कुछ सालों बाद मुझे वो कार वापस से मिल गई, तो मैं उस कार को किसको दे दूंगी? अब इंश्योरेंस कंपनी को दे दूंगी। क्यों? क्योंकि जो भी उसका कंपनसेशन था वो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। ऐसी सेम है अगर लॉस बाय फायर हो जाए, ठीक है, अगर कंपनसेशन आपको रिसीव्ड हो चुका है उस डैमेज लॉस का, तो जो भी सामान बेच के प्रॉफिट आप अर्न करोगे, ठीक है ना, उस डैमेज प्रॉपर्टी से वो किसको चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहते हैं? जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आपने 2-3 जगह से करवाया है, ठीक है। इसे डबल इंश्योरेंस भी कहते हैं, हम डबल 2 बार करवा लेते हैं इंश्योरेंस एक ही प्रॉपर्टी का, लेकिन जो लॉस होगा वो मोर देन सच अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैंने 2 जगह से करवाया तो दोनों से मैं ले लूंगी, तो नहीं, फुल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस और पर हाफ ऑफ पेमेंट होगी दोनों तरफ से, प्रोपोर्शनेट में बट जाएगा वो लॉस। और लास्ट आ जाता है मिटिगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये ड्यूटी बनती है इंश्योर्ड की कि वो रीजनेबल स्टेप्स उठाए टू मिनिमाइज द लॉस। मींस अगर लॉस हो रहा है और आप बैठ के देख रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस लॉस को मिनिमाइज करें। अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इनको अच्छी तरह रिवाइज करना है, केस स्टडीज के थ्रू आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। इनको देख लेना और इनको रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, ये नहीं कि इसको छोड़ दें।